Hello, replicators. Welcome back to Replicating Minds. Today, this is the lecture number third of evolution, and we will discuss here about population genetics, and this is the part one. ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता क्या है। फिर हम बात करेंगे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में। लेकिन जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसलिए वी विल ब्रेक दिस टॉपिक इनटू 2 और 3 पार्ट्स। तो आज पार्ट वन में हम मेनली डिस्कस करेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस CSIR, DBT, ICMR, गेट, इन सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन? ओके, सो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इनहेबिटिंग अ स्पेसिफाइड एरिया। इसका मतलब बहुत ही आसान है। हम अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल्स को लेंगे आज के लेक्चर में और उसके हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक लोकेलिटी है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो लोकेलिटी होती है उसमें बहुत सारे अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, है ना, बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं। तो मान लीजिए ये कोई लोकेलिटी है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। ओके, और ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये सारे क्या हैं? ये हैं ह्यूमन बींग्स। ओके, दे ऑल आर ह्यूमंस। तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस। ओके, ये एक पूरी सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं। और आपको पता है कि ये सारे सारे के सारे ह्यूमन एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, दैट इज होमो सेपियंस। ओके, तो जब एक स्पेसिफाइड एरिया में एक ही स्पीसीज के, सेम स्पीसीज के बहुत सारे लोग, सो मेनी इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में रहते हैं, तो उसको आप बोलते हो पॉपुलेशन। ओके, अब यहाँ पर जो ये बात हो रही है सेम स्पीसीज की, ये ह्यूमंस की भी हो सकती है, ये एनिमल्स की भी हो सकती है। ओके, राइट। ओके, ये बर्ड्स की भी हो सकती है। किसी भी स्पीसीज के जब बहुत सारे इंडिविजुअल एक स्पेसिफाइड एरिया में रहते हैं, तो उस को आप क्या बोलते हो? पॉपुलेशन। ओके, तो ये एक इसका बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पॉपुलेशन आर डायनामिक यूनिट दैट में चेंज इट्स साइज। तो यहाँ पर ये जो बात हम कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, वो एक डायनामिक यूनिट होती है। इसका मतलब ये होता है कि डायनामिक का मतलब होता है कि इट इज़ नॉट स्टेबल। ओके, और ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो पॉपुलेशन में क्या क्या चीज़ें चेंज होती रहती हैं? तो सबसे पहले पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पॉपुलेशन का साइज कभी एक जैसा नहीं रहता, है ना। जैसे कि आप देखिए किसी भी लोकेलिटी में हमेशा कुछ नए लोग आते रहते हैं, है ना। न्यू इंडिविजुअल्स एंटर इनटू द सोसाइटी एंड some old individuals, old family leave the society। तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग में कुछ नए इंडिविजुअल लगातार टाइम टू टाइम एंटर करते रहते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन को छोड़कर जाते रहते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो डायनामिक नहीं रहता, डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि पॉपुलेशन में चेंज इट्स जियोग्राफिक लोकेशन, है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्पीसीज ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं। ओके, और किसी कारणवश, किसी रीजन से, मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अर्थ मतलब सुनामी आ गई या बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, तो इन सबको ये जगह छोड़कर
कहीं और जाना पड़ सकता है, किसी और जियोग्राफिक लोकेशन पर जाना पड़ सकता है। ओके, तो ये पॉपुलेशन क्या करता है, अपना जियोग्राफिक लोकेशन भी चेंज कर सकता है, करता रहता है। ओके, और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इट कैन ऑल्सो चेंज इट्स जेनेटिक कॉम्पोजिशन, है ना। अब ये अपना ये जो पॉपुलेशन है वो जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैसे चेंज करता है, तो इसका बेहद सिंपल एग्जांपल हम लेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि इसमें इस एक पॉपुलेशन, एक सोसाइटी है, उसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। ओके, मान लीजिए ये अलग अलग फैमिलीज हैं। ओके, और इसमें ये सारे इंडिविजुअल्स हैं सेम पॉपुलेशन के। अब मान लीजिए इस फैमिली में ये जो एक इंडिविजुअल है, इसकी होती है शादी। अब जब शादी होती है तो आपको पता है कि जो आ, इसकी जो वाइफ होगी वो किसी और लोकेलिटी से आएंगी, है ना। इनकी जो वाइफ होंगी वो किसी और लोकेलिटी से आएंगी, समझ रहे हो। तो क्या होगा कि इस पॉपुलेशन में जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसमें किसी और पॉपुलेशन से कोई और नया इंडिविजुअल आके ऐड हो रहा है। अब जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चाइल्ड आएगा या ऑफस्प्रिंग आएगा तो उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन इन दोनों ही पेरेंट से अलग होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि अब वैसे ही आप अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग फैमिलीज के बारे में सोच सकते हो। तो इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। इसीलिए हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन आर डायनेमिक यूनिट एंड इट कैन चेंज इट्स साइज, इट कैन चेंज इट्स जियोग्राफिक लोकेशन एंड जेनेटिक कॉम्पोजिशन। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि जीन पूल क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जीन पूल का डेफिनेशन होता है द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन्ड विद इन द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो सोसाइटी है, ओके, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं सेम स्पीसीज के, मतलब बहुत सारे ह्यूमंस रहते हैं यहाँ पर इस सोसाइटी में। अब इन सारे ही लोगों का जो जितना इन सारे लोगों को मिलाकर, मतलब इन सारे लोगों का कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होगा, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ओके, या बोल सकते हो टोटल जेनेटिक कंटेंट, सबको मिलाकर जो होगा उसको आप बोलते हो जीन पूल। ओके, जैसे कि एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम्म, इस पॉपुलेशन में तीन टाइप के, अगर आप हाइट के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करते हैं इस पॉपुलेशन को, तो इसमें तीन तरह के लोग हैं। एक, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट एवरेज है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट शॉर्ट है, या आप बोल सकते हो वो ड्वार्फ है। ड्वार्फ नहीं बोल सकते, शॉर्ट बोल सकते हो, ठीक है, शॉर्ट है। तो तीन तरीके के लोग हैं। ओके, अब मान लीजिए इनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन, जीनोटाइप ऐसा होगा, इनका ऐसा होगा, और इनका कैसा होगा, ऐसा होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट अलील्स हैं जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच कैपिटल एच। इसमें एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, इसकी वजह से इसकी हाइट कैसी है, एवरेज है इनकी हाइट। और यहाँ पर दोनों ही एलील्स कैसे हैं, रिसेसिव है, इसकी वजह से इन लोगों की हाइट कैसी है, शॉर्ट है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आप हाइट की बात करो, हाइट के जीन की बात करो, तो यहाँ पर हाइट के लिए दो जीन, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसमें आप दो एलील्स देख रहे हो, एक कैपिटल एच और एक स्मॉल एच, राइट। वैसे ही अगर आप कलर की बात करते हो तो इसमें किसी का कलर बहुत ज़्यादा लाइट होगा, किसी का कॉम्प्लेक्स थोड़ा डार्क होगा, किसी का बहुत ज़्यादा डार्क होगा। वैसे ही जब आप हेयर कलर की बात करते हो तो किसी के हेयर ब्राउन होंगे, किसी के थोड़े रेड रेड टाइप के होंगे, किसी के ब्लैक होंगे। तो जीन पूल का मतलब होता है कि तो जो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इस पॉपुलेशन का, मतलब टोटल जेनेटिक कंटेंट, टोटल नंबर ऑफ जीन, उन सब इंफॉर्मेशन को मिलाकर जो होता है वो आप कहते हो उसको जीन पूल। द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन्ड विद इन द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। ओके, जीन पूल इंक्लूड्स ऑल द अलील्स ऑफ एवरी जीन इन ए पॉपुलेशन। तो इसका मतलब वही जो हमने यहाँ पर बात की कि मान लीजिए हाइट के लिए दो एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल एच और स्मॉल एच। ओके, तो ये दोनों ही अलील्स इस जीन पूल में शामिल होंगे। जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। ब्लड ग्रुप, आपको पता है कि ब्लड ग्रुप के लिए जो अलील्स होते हैं
वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है स्मॉल आई। तो 3 अलील्स होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, है ना? तो इससे जो अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ग्रुप, है ना? तो ये सारे ही अलील्स होंगे इस जीन पूल में। वैसे ही आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को इमेजिन करिए, जैसे बॉडी कलर, आई कलर, हेयर कलर, हाइट। इन सब के लिए जितने भी अलील्स रिस्पॉन्सिबल होंगे वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे जब जीन पूल की बात की जाएगी, है ना? और उसी जीन पूल में से अलील्स ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। वो सारे के सारे जीन्स अवेलेबल होते हैं ट्रांसमिशन के लिए नेक्स्ट जनरेशन में। तो जीन पूल इंक्लूड्स ऑल द अलील्स ऑफ एवरी जीन इन ए पॉपुलेशन दैट इज अवेलेबल फॉर द ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स की। तो बेसिक आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज जीन। अब हमें ये जानना है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एंड जीनोटाइप विद इन ए पॉपुलेशन। सबसे पहले हम इतने ही स्टेटमेंट की बात करेंगे कि जब आप किसी पॉपुलेशन में जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी या अलील की फ्रीक्वेंसी की स्टडी करते हो तो उसको आप बोलते हो पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो सबसे पहले तो आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना? यहाँ पर हम पहले कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि अलील्स का मतलब क्या होता है, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी एक बार इनके बीच में डिफरेंस पता कर लेते हैं, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम हाइट की बात कर रहे थे, तो हाइट के लिए मान लीजिए दो अलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कैपिटल एच, स्मॉल एच। ओके, तो ये क्या हो गए? ये हो गए अलील्स, राइट? अब आपको पता है कि अलील्स जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे कि जब कॉम्बिनेशन ये बनाएंगे दोनों अलील्स, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कैपिटल एच या कैपिटल एच स्मॉल एच या स्मॉल एच स्मॉल एच। तो ये जो है ये कहलाते हैं जीनोटाइप, राइट? ओके, कि इस ये जो जीन का जो जीनोटाइप है उसमें कौन कौन से अलील्स प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाता है? जीनोटाइप। और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अलील्स। तो आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स की हेल्प से किसी भी पॉपुलेशन में इन जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी का पता कर सकते हैं या इन अलील्स का फ्रीक्वेंसी का पता कर सकते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझिए। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जिस भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि उस जगह पर वो चीज़ कितने अमाउंट में, कितने नंबर में प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें पता करनी है इस कैपिटल एच मतलब डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये डोमिनेंट अलील का नंबर क्या है, कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। ओके, रिपीटिशन ऑफ दिस डोमिनेंट अलील। तो इसकी ये क्या कहलाएगी? ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वैसे ही आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं किसी पॉपुलेशन में, इस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, इस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, इसकी भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की हेल्प से। ओके, और आप क्या पता कर सकते हो कि हाउ दीज अलील्स और दीज जीनोटाइप्स आर चेंजिंग ओवर टाइम। टाइम टू टाइम कैसे ये अलीलिक कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है किसी भी पॉपुलेशन में, या ये जीनोटिपिक कंटेंट चेंज हो रहा है किसी भी पॉपुलेशन में। ये सारी चीज़ें आप पता करते हो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की हेल्प से। In population genetics, the observation is based on population but not on individual. This is a most important line, है ना? जब आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करोगे तो याद रखना कि मान लीजिए ये जो पॉपुलेशन है इसमें बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, है ना? दीज ऑल आर इंडिविजुअल्स, है ना? एक एक की बात करें तो ये क्या है? एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, राइट? तो जब आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं तो आप एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते,
ओके, आप किसकी बात करते हैं? ऑल द इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ ग्रुप, ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन अ ग्रुप इन अ स्पेसिफाइड एरिया। तो वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। तो इसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आप पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं, पूरे पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल, राइट। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लेक्चर में, इवोल्यूशन के लेक्चर में हम उसके ऊपर स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर है सबसे पहले म्यूटेशन। अब आपको पता है कि जैसे कोई भी जीन होता है, तो जीन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जैसे कि ए, टी, जी, सी, जी, टी, ए। इस तरीके से अलग अलग जीन का अलग अलग सीक्वेंस होता है। तो किसी कारणवश, किसी वजह से, किसी रीजन से, मान लीजिए कि इस सी की वजह से यहाँ पर जी आ गया, ओके, जी ने इस सी को रिप्लेस कर दिया, तो इस सीक्वेंस में क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, ओके। अब इस म्यूटेशन की वजह से अलीलिक फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आ सकते हैं, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आ सकते हैं। मान लीजिए कि ये जीन, ये जो सीक्वेंस है, ये पहले कैपिटल एच बना रहा था, मतलब इसकी वजह से हाइट टॉल हो रही थी, लेकिन जब ये म्यूटेशन हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ? हाइट शॉर्ट हो गई। ये मैं आपको एक एग्जांपल देने के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम म्यूटेशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस किस तरीके से म्यूटेशन हो सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि म्यूटेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ओके। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर है माइग्रेशन। अब जैसे माइग्रेशन कैसे अफेक्ट करता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी को, तो वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ओके। अब मान लीजिए कि ये जो सारे लोग हैं, इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट है टॉल। ये जो रेड वाले हैं, ये मान लीजिए इनकी हाइट है टॉल, और ये जो ब्लैक वाले हैं, इनकी हाइट है शॉर्ट, मान लीजिए, ठीक है। ये हम समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। अब किसी वजह से कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ कि ये शॉर्ट वालों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया, शॉर्ट हाइट वालों को यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया। तो जब यहाँ पर दोनों तरीके के लोग रह रहे थे, मतलब टॉल हाइट वाले भी, शॉर्ट हाइट हाइट वाले भी, तो यहाँ पर देखो, इस पॉपुलेशन का हाइट के सिनेरियो में जब हम बात करेंगे, तो कैपिटल एच वाला भी एलील होगा, ये वाला कॉम्पोजिशन, और टॉल हाइट वाले का कॉम्पोजिशन ये भी हो सकता है, शॉर्ट वालों का ये होगा, है ना, राइट। तो जब शॉर्ट वालों को यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया, तो अब शॉर्ट वाले क्या करेंगे? यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे और कहीं और चले जाएंगे। तो यहाँ से शॉर्ट वाले कहीं और चले गए, ओके। तो यहाँ पर अब ये वाला जीनोटिपिक कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा, स्मॉल एच वाला। अब कौन सा रह गया? कौन सा रह गया? तो सिर्फ ये वाला। तो इसकी वजह से क्या होता है? माइग्रेशन की वजह से क्या होता है कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आते हैं। ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को भी अफेक्ट करता है, ओके। और मान लीजिए कि कुछ और लोग यहाँ से चले गए जिनका जेनेटोपिक कंटेंट ये था, तो ये वाले भी चले गए। अब यहाँ पर सिर्फ कैपिटल एच वाले, कैपिटल एच ही रह जाएगा इस जीन पूल में, ओके। स्मॉल एच भी यहाँ से चला गया, और वो हो सकता है माइग्रेशन की वजह से या म्यूटेशन की वजह से, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है विच कैन अफेक्ट द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? यहाँ पर हम ज़्यादा जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसके बाद जो वीडियो आएगी, हार्डी विनबर्ग के बाद जो आएगी, उसमें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन किया है, करेंगे, ओके। तो यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि आ, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो ब्रॉड लेवल पर होते हैं, ओके, ब्रॉड लेवल पर होते हैं, एंड दोज चेंजेस कैन बी इजीली ऑब्जर्वेबल, ओके, वो आसानी से दिख जाते हैं, ओके। बट कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं
इवोल्यूशन के टाइम पर, इवोल्यूशन के ड्यूरेशन में, वो बहुत ही माइक्रो लेवल पर होते हैं, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आप नहीं देख पाओगे। ओके, इस टाइप की चेंजेस मतलब देखने के लिए किसी भी पॉपुलेशन में जनरेशन्स टू जनरेशन का गैप होता है, मतलब बहुत सारे जनरेशन जब निकल जाते हैं तब जाके इस टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसका मतलब यह है कि जब बहुत ही छोटा चेंज हो, छोटा म्यूटेशन हो, बहुत स्मॉल स्केल पर, बहुत माइक्रो लेवल पर कोई म्यूटेशन हो, तो उसको आप जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल सकते हो, जो कि इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होता। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके, यहाँ पर अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन कैसे एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है या अफेक्ट कर सकता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। ओके, बहुत सारे यहाँ पर लोग रहते हैं, तो दो तरीके के लोग रहते हैं। मान लीजिए ये जो ब्लैक वाले हैं, दे कैन रजिस्ट द हॉट वेदर। ओके, ये गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जो ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लोग क्या कर सकते हैं, गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कुछ और लोग भी रहते हैं इनके साथ, ये वाले, एंड दीज पीपल कैन नॉट रजिस्ट द हॉट वेदर। ठीक है, समझ रहे हो? अब क्या होगा कि सिलेक्शन कौन करता है हमारा, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो सिलेक्शन कौन करता है? सिलेक्शन करता है हमारा नेचर, है ना। नेचर क्या करता है? सेलेक्ट करता है, क्योंकि हम कहाँ पर रह रहे हैं? नेचर में रह रहे हैं, एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, है ना। जिस तरीके का यहाँ पर वेदर होगा हमें उसके हिसाब से ढलना होता है, और जो नहीं ढल पाता नेचर उसको सेलेक्ट नहीं करता और उसको वो जगह छोड़कर जानी पड़ती है ना। तो मान लीजिए ये जो जगह है, यहाँ पर अभी ऐसा मौसम है जहाँ पर दोनों ही लोग सरवाइव कर सकते हैं। बट धीरे धीरे मान लो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। अब क्या होगा, इनका यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये क्या करेंगे, यहाँ से छोड़कर, इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे कहाँ, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने ऐसा कंडीशन यहाँ पर इस जगह पर दिया कि सिर्फ वही वाले लोग रह पाए जो कि गर्मी को बर्दाश्त कर सकते थे। तो आप बोल सकते हो कि नेचर ने अब सिर्फ इन लोगों को सेलेक्ट किया जो यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आया। पहले यहाँ पर वो लोग भी रह रहे थे जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते थे, सॉरी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो उनके अंदर जो जेनेटिक कंटेंट होगा कुछ अलग तरीके का होगा, और इनके अंदर जो जेनेटिक कंटेंट है वो कुछ अलग तरीके का है। तो अब वो वाले लोग चले गए जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसका मतलब कुछ ऐसे जेनेटिक कंटेंट थे, कुछ ऐसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन था जो अब इस जगह पर नहीं है। तो मतलब कि सिलेक्शन कैन ऑल्सो अफेक्ट द एलिलिक फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है कि सिलेक्शन या तो नेचुरल हो सकता है या तो आर्टिफिशियल हो सकता है। ओके, इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कैसे आप एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, और ये जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो CSIR का हो, चाहे वो DBT का हो, गेट का हो, ICMR का हो, या MSc लेवल पे जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं वो, सभी जगह पर कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ओके, तो मान लीजिए कि इन ए स्मॉल पॉपुलेशन द जीनोटिपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील ऑफ ऑटोसोमल जीन आर। कोई एक ऑटोसोमल जीन है और उस ऑटोसोमल जीन का ये क्या है, डोमिनेंट अलील है, ये रिसेसिव अलील है। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इन्होंने ये जीनोटिपिक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमें इस तरीके से कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो जीनोटाइप है वो ये है, कैपिटल ए, और उनका नंबर कितना है, 114। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जीनोटाइप है कैपिटल ए, स्मॉल ए,
वो कितने हैं 76, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जीनोटाइप है स्मॉल ए और वो कितने लोग हैं 10। और ये सिर्फ आप बात कर रहे हो एक जीन के बारे में। जो ये इंडिविजुअल्स उनके अंदर बहुत सारे जीन होंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक ही जीन का एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जीन में ये दो अलील्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, और इसका जो जीनोटिपिक जीनोटाइप है वो ये है। तो इस जीनोटाइप वाले इतने लोग हैं, इस जीनोटाइप वाले इतने लोग हैं, और इस जीनोटाइप वाले इतने लोग हैं। ओके, इसके बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि 3 तरीके का जीनोटाइप आपको दिख रहा होगा, है ना? कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट रिसेसिव एंड रिसेसिव रिसेसिव, राइट? तो जब आप इसको देखोगे, जब इन जीनोटाइप्स में देखोगे, तो आपको सिर्फ 2 तरीके के एलील्स दिखेंगे, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव। ओके, अब आपको यहाँ पर पता करना है कि इस डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी क्या है और इस रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये आप कैसे पता कर सकते हो? तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना है। अगर आपको निकालना हो डोमिनेंट अलील का फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, या बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अलील्स। ओके, अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स कैसे निकालोगे, यहाँ से, और टोटल नंबर ऑफ अलील्स तो आपको पता ही कैसे निकालोगे। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है कि डोमिनेंट अलील का फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो, यहाँ पर जो डोमिनेंट अलील है उसको आप P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जो रिसेसिव अलील है उसको आप Q से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स कैसे निकालना है, तो देखो यहाँ पर 2 इंटू नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील होमोजाइगोट्स, मतलब यहाँ पर आपको कंसिडर करना है होमोजाइगोट्स का नंबर, जो कि यहाँ पर गिवन है। ओके, प्लस नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, राइट, जो कि ये है। ओके, और डिवाइड आप करोगे 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इनका टोटल जो होगा। ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, डोमिनेंट अलील का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, तो देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, जिसको आप P से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो 2 इंटू नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील होमोजाइगोटिक कंडीशन, दैट इज 114, प्लस नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, जो कितने हैं 76। इसको आप डिवाइड करोगे 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो टोटल जब आप इसका करोगे 114 प्लस 76 प्लस 10, तो वो हो जाएगा 200। ओके, अब देखो इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.76, राइट? तो ये जो कैलकुलेट करके वैल्यू आई है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, मतलब ये जो डोमिनेंट अलील है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 0.76। ओके, इसी तरीके से आप रिसेसिव अलील का भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए। बस यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ रिसेसिव अलील्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अलील्स। अब यहाँ पर पहले फॉर्मूले में जो डोमिनेंट अलील वाले होमोजाइगोट्स थे, यहाँ पर रिसेसिव अलील वाले होमोजाइगोट्स को आप कंसिडर करोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। तो 2 इंटू नंबर ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट्स, वो कितने हैं 10। ओके, प्लस नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, तो वो कितने हैं 76। डिवाइड करेंगे 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल,
दैट इज 200। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.24। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील आपने निकाल लिया 0.76, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील आपने निकाल लिया 0.24। ओके, बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है। अगर डोमिनेंट का पूछा जाए तो यहाँ पर डोमिनेंट वाले होमोजाइगोट को कंसीडर करोगे, रिसेसिव पूछा जाए तो यहाँ पर आप रिसेसिव वाले होमोजाइगोट को कंडीशन कंसीडर करोगे। ओके, और वो चीज वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, राइट। अब यहाँ पर आगे चलने से पहले एक चीज और आपको बता दूं कि जो ये जो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रिसेसिव एलील्स निकालना है तो हेटेरोजाइगोट्स हम दोनों ही कंडीशन में लेते हैं, चाहे डोमिनेंट का निकालना हो चाहे रिसेसिव का। क्यों? क्योंकि हेटेरोजाइगोट में यहाँ पर देखो डोमिनेंट एलील भी प्रेजेंट है, रिसेसिव भी। ओके, तो डोमिनेंट यहाँ से भी आ सकता है, रिसेसिव यहाँ से भी आ सकता है। इसीलिए चाहे डोमिनेंट का निकालना हो चाहे रिसेसिव का, हेटेरोजाइगोट को यहाँ पर ऐड करना जरूरी होता है, राइट। चलो, अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप डोमिनेंट अलील का और रिसेसिव अलील दोनों का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर चुके हो। रिसेसिव वाले को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से नहीं करते। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जैसे जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर पॉपुलेशन में जीनोटिपिक कंडीशन तो 3 हो सकती है यहाँ पर, लेकिन जब अलील देखोगे तो अलील सिर्फ 2 तरीके के ही आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कैपिटल और स्मॉल, या बोल सकते हो डोमिनेंट और रिसेसिव। ओके, तो अब अगर आप किसी एक अलील का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हो, यहाँ पर मान लीजिए आप सिर्फ इसका कैलकुलेट कर लेते हो, तो दूसरे के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप सिर्फ P की वैल्यू निकाल लेते हो तो Q के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो आप आराम से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। तो अगर यहाँ पर आपको P की वैल्यू पता चल जाती तो आप Q की वैल्यू निकाल लो, Q की वैल्यू पता चल जाती तो आप P की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इस तरीके से मान लीजिए P आपने निकाला 0.76, ओके, और आपको पता है कि P प्लस क्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो 0.76 प्लस क्यू इजकल्स टू 1, क्यू इजकल्स टू 1 माइनस 0.76, तो कितना आ गया 0.24। आपने कैलकुलेशन करके भी 0.24 निकाला था और आपने यहाँ से डायरेक्टली 0.24 निकाल लिया। ओके, तो इस तरीके से सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो दूसरी वैल्यू, अगर कोई एक वैल्यू आपको पता है, इस तरीके से, राइट। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। अब क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड जो होते हैं, वो थोड़े अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो कभी, और जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो 2 तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि अभी हमने एक डिस्कस किया उस तरीके से, और एक इसका अल्टरनेटिव वे और है। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द अल्टरनेटिव वे ऑफ कैलकुलेटिंग एलिलिक फ्रीक्वेंसी। और कहीं कहीं पे आप इस वाले मेथड को भी यूज कर सकते हो जहां पर वो वाला अप्लाई नहीं हो पा रहा। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम यूज करते हैं जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली। ये जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, ये जीनोटिपिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से पहले हम इनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हम उस फ्रीक्वेंसी को यूज करके डायरेक्टली एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी और एलिलिक फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, जीनोटाइप क्या होता है, एलील क्या होता है, आपको पता है। ये क्या है, जीनोटाइप है। जीनो क्या है, जीनोटाइप। और ये कैपिटल ए या डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील, ये क्या है, अलील है। ये एक अलील है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से या इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएंगे, जीनोटाइप कहलाएंगे। तो पहले आप इन जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, फिर उस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप इन अलील की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब वो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर
इन तीनों ही जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को निकालो। ये जो गिवन है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, याद रखना, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है नंबर इनका, कि नंबर ऑफ जीनोटाइप इतने प्रेजेंट है। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीनोटाइप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। तो मान लीजिए इसकी अगर हमको निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगोट, तो आप क्या करोगे कि इसकी जो वैल्यू है ये है 114 डिवाइडेड बाय, इसको टोटल कर दो इन तीनों को, वो आएगा 200। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, उसकी वैल्यू आएगी 0.57। ओके, इसके बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, 76 डिवाइडेड बाय 200। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, आप कैलकुलेट करके 0.38, राइट। ओके, और जब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट जो कि है 10 डिवाइडेड बाय 200, तो उसकी वैल्यू आएगी 0.05। ओके, तो ये जो निकाला है आपने वैल्यू, ये सब किसकी वैल्यूज है, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। डोमिनेंट होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी ये है, हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी ये है, और रिसेसिव होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी ये है। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपकी की ये वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं। अब आप इन वैल्यूज को यूज करके अलील्स की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो इजीली। तो अलील कौन कौन से, एक तो डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील। तो जब डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, मतलब पी की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट। अभी किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, आप किसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, डोमिनेंट एलील की। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में क्या पुट करोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगोट। याद रखना, अगर डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो यहाँ पर डोमिनेंट होमोजाइगोट की वैल्यू रखोगे, जो कि क्या निकाली आपने, 0.57 प्लस हाफ इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट। तो हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या निकाली आपने, 0.38। याद रखना, कई बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला सही याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करने की जगह यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आंसर उसका गलत हो जाएगा। ओके, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा 0.76। याद करिए, ये वही वैल्यू है जो कि आपने पहले वाले मेथड से निकाला था। ओके, वैसे ही आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील निकाल सकते हो। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट को यूज करना होगा, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0.05, 0.05 प्लस हाफ इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट दैट इज 0.38। ओके, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.24। ये भी सेम वही वैल्यू है जो कि आपने पहले वाले मेथड से निकाला था। ओके, राइट। तो दोनों में ही अलग टाइप के फॉर्मूले यूज हुए हैं, तो दोनों ही फॉर्मूले को आपको याद रखना है। जिस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस टाइप से आप वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अब यहाँ पर लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो आपका वैल्यू आएगा, चाहे वो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी हो चाहे वो अलील की फ्रीक्वेंसी हो, वो वैल्यू होनी चाहिए आपकी बिटवीन 0 and 1। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में है, ये वैल्यू भी 0 1 के बीच में है, और ये तीनों वैल्यूज भी 0 to 1 के बीच में ही है। तो अगर आपका आंसर 0 से कम आ रहा है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है, तो गलत है। अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 1.5 1.2 समथिंग आ रहा है, तो भी गलत है। तो आपकी वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में आनी चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो